डियर स्टूडेंट, मैं आशीष यादव ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। चलिए आज की क्लास स्पेशली क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जानने से पहले दो चीजें और जान लेते हैं। सबसे पहले चर और अचर, चर राशियां और अचर राशियां। चर राशियां किसे कहते हैं? चूंकि चर और अचर राशियों के संयोग से चर राशियां और अचर राशियां, है ना, अचर राशियां, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, कैसे है। वे राशियां जिनका मान बदलता है, आराम से ध्यान सुनिएगा, वे राशियां जिनका मान बदलता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x, y, z, p, q, r, ठीक है ना। वे राशियां जिनका मान बदलता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x, y, z, p, q, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है अचर राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 5, कुछ भी लिखो, ठीक है। ये सब क्या है? अचर राशि, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जिनका मान बदलता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x, y, z, p, q, ठीक है ना। जब वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20, 22, ठीक है ना। बातें क्लियर है। चूंकि द्विघात समीकरण में चर और अचर के प्रयोग जिस वजह से इनको जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक था, ठीक है ना। चर और अचर राशि उम्मीद करते आपको समझ में आई होंगी और आप इसको लिख भी लीजिएगा। फिर बात करते हैं द्विघात समीकरण। किसकी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को तो इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। वह समीकरण जिसमें एक चर हो, वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2, वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2, इन दो बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या? चर एक होने चाहिए और चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है ना। वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात कितने बच्चे? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण। अब पूछोगे सर कैसे समझिएगा, हमने परिभाषा में क्या लिखा? वह समीकरण जिसमें कितने चर हो? एक चर हो। कितने चर हो? एक चर हो। और चर की घात कितनी हो? घात 2। घात कितनी हो? घात 2। अब देखिए यह जो समीकरण लिखा गया है, क्या इसमें दिए गए परिभाषा में जो दो शर्त दी गई, क्या दोनों शर्तों को या अनुसरण करता है? समझिएगा। देखिए x कितने चर है? एक। कितने चर है? एक चर। और चर की घात कितनी है? 2। ये दिख रहा है, चर की घात कितने बच्चे? 2 है। कितने चर है इसमें? एक चर है। और चर की घात कितनी है? 2 है। तो हमने यही परिभाषा में भी बताया कि वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। यह भी क्या है बच्चे? द्विघात समीकरण। कारण यहाँ पर भी कितने चर है? एक चर है। और चर की घात कितनी है? 2 है। इसलिए ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। इसके कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए एक चीज समझना, चर यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि x ही रहे। चर जरूरी नहीं कि x ही रहे। चर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है। किसी भी प्रकार का चर हम लोग यूज कर सकते हैं। कई बार तो परीक्षा आप सबसे परीक्षा शायद सॉल्व करेंगे, हम आप तो खुद ही देखेंगे वहाँ पर टी होगा, पी होगी, क्यू होगी। अलग अलग चर के लिए हम लोगों को अलग अलग द्विघात समीकरण हल करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास हो 2t स्क्वायर, क्या चलिए ऊपर थोड़ा बोलो, 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? आप यह जरूरी नहीं कि जो 2 है ये बराबर की इधर ही है, ये इधर भी हो सकता है। जैसे इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अभी क्या है? द्विघात समीकरण। एक और देख लेते हैं, जैसे t स्क्वायर माइनस 2t प्लस इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है बच्चे? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। कारण देखिए परिभाषा को अगर आप ढंग से समझ लीजिए, परिभाषा की ये जो 2 लाइन लिखी हुई प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर पूरा आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर परिभाषा क्लियर तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं इसको, परिभाषा को बिल्कुल बेहद ध्यान से क्लियर कीजिएगा। ठीक है? हमने कहा था जिसमें एक चर हो और चर की घात क्या हो बच्चे? 2। क्या हो? 2। अब देखिए क्या इसमें एक चर है कि नहीं? देखिए यहाँ पर भी t यूज किया गया, यहाँ पर भी t यूज किया गया, तो चर तो एक ही है। क्लियर है? अब देखिए चर की घात यहाँ पर कितनी है? 2। क्या बच्चे? 2 है। इसलिए यहाँ भी क्या है? द्विघात समीकरण है। बातें समझ में आ रही? क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने अभी में क्या पढ़ा? टॉपिक था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने पढ़ा चर राशियां, अचर राशियां, द्विघात समीकरण। इतने को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सबसे पहले चर राशियों को समझते हैं। हमने कहा वे राशियां जिनका मान बदलता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x, y, z, p, q, r, है ना? etc। इसके बाद क्या होगा? अचर राशियां वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 3, 2, 4, 24, 5, कुछ है ना? जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी? अचर राशियां। बातें क्लियर होती हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? द्विघात समीकरण की परिभाषा। द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या कह रहे बच्चों? वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की घात 2। इसे एकदम ध्यान से समझना। ये वह समीकरण जिसमें एक चर हो
और चर की घात 2 उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, हमने परिभाषा देख ली रहना, आप सब भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमने द्विघात समीकरण के कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख रखे, जैसे x² + 5x + 6 = 0 है ना, और 3x² + 5x + 2 = 0। अब देखिए जो इक्वेशंस लिखे गए, जो समीकरण लिखे गए, क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हमने जो परिभाषा दी है उसके अनुरूप है कि नहीं है, इस पे हम लोग चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं। देखिए हमने कहा इसमें चर कितने होने चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, और चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब देखो इसमें चर यहाँ पर x प्रयोग किए गए, यहाँ पर तो चर तो ये है, ये बात क्लियर होगी। अब चर की घात देंगे, यहाँ पर चर की बड़ी वाली घात देखते हैं, बड़ी घात कितनी, 2। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण। कारण क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक चर और चर की घात 2, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा ये द्विघात समीकरण। सेम कंडीशन यहाँ पर। अब इसमें देख लेते हैं 2t² + 5t = -2, ये भी क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। t² - 2t = 0, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक पूरे क्लास समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं, यहाँ तक के इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको बताते हैं, देखते हैं कुछ और बातें, ठीक है ना। द्विघात समीकरण चाहिए, द्विघात समीकरण की हमने परिभाषा पढ़ी और कुछ उदाहरण भी देखे। अब बातें करते हैं द्विघात समीकरण के एक और इम्पोर्टेंट बात, मानक समीकरण। क्या होता है बच्चे, मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण या मानक रूप आप कह सकते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, क्या मानक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ax² + bx + c = 0। क्या होता है, ax² + bx + c = 0। बातें समझ में आ रही। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ax जो है क्या है, चर है, x क्या है, चर है, जबकि a b c ये सब क्या है, अचर है। क्या है, a b c क्या है, अचर है, जबकि x क्या है प्यारे बच्चों, चर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये प्रयोग किया गया, एक चीज हम लोग और कह सकते हैं, एक को क्या कह सकते हैं, x² का गुणांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे, x² का गुणांक कह सकते हैं। जबकि b को क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, x का गुणांक। b को क्या कह सकते हैं, x का गुणांक। जबकि c क्या होता है प्यारे बच्चों, अचर पद होता है या कांस्टेंट पद होता है। इतनी बातें क्लियर हो रही है, बातें समझ में आ रही। क्या बोले, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। कितना होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। जहाँ पर a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, c क्या है, अचर, ठीक है ना। इसका आगे हम लोग जब सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि किसी भी समीकरण को हम लोग मानक रूप समीकरण से कैसे तुलना करते हैं। कैसे मान लेते हैं, हमारे पास ये मानक समीकरण है ना। जैसे एक समीकरण और लेते हैं, 3x² + 7x + 4 = 0 है ना। अगर हमें यहाँ से a और a, b और c के मान निकालो तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास हम सभी बच्चे जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक समीकरण का ये होता है
मानक रूप क्या होता है, ये होता है। और हमारे पास दिया गया द्विघात समीकरण क्या कह रहे हैं बच्चों, ये बातें क्लियर है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और इधर से एक्स वाला टर्म ये है और ये अचर पद ये है, सबके आपस में क्या कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, ए बी सी के मान मिल जाएंगे। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, ए, क्या है ए, तुलना करने पर क्या, तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर दिए गए इक्वेशन क्या है बच्चे 3, ए का मान कितना हो जाएगा 3, ध्यान रखना यहाँ है 3, ए का मान 3, यहाँ पर होता 5, ए का मान 5, यहाँ पर होता 7, ए का मान 7, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होगी तो वहाँ पर उसका गुणा कितना लिया जाएगा प्यारे बच्चों, 1 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों, b है, क्या है b है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 7, तो b का मान कितना है बच्चों 7 है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए तो b का मान कितना आ गया 7। अब आगे बढ़ते हैं, अचर पद की बात करते हैं। हम अचर पद की जगह पर क्या है c है, क्या है बच्चों c है, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो जो c की वैल्यू होगी c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं ए बी और सी की वैल्यू हम लोगों ने तुलना करके कैसे निकाला क्या आपको समझ में। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चों को कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कहा देखिए जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो द्विघात समीकरण दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए दोनों समीकरणों की हम लोग आपस में तुलना करके a, b और c के मान निकालें। अब देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर गुणा क्या है बच्चे, a क्या है a, और यहाँ पर x स्क्वायर गुणा क्या है 3, a का मान कितना हो जाएगा 3, x का गुणा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 7, तो b का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है 4, ये दोनों अचर पद है, तो c का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही। इसी प्रकार एक इक्वेशन और लेते हैं और ए बी सी के मान निकाल कर देखते हैं। देखिएगा जैसे मान लेते हैं हमारे पास x के टर्म के अंदर कई इक्वेशन लिखे, कुछ बदल के लिख लेते हैं, कोई बदल के चल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। हमने एक ऐसे इक्वेशन लिख रखा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण सबको क्लियर होगा। अगर हम इस यहाँ से a और b c के मान निकालना चाहें तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ t है तो यहाँ p ही यूज किया जाएगा, एक साथ बोझ नहीं किए जाएंगे। तो देखिएगा अब समझना, अब इसका मानक समीकरण क्या होता है, मानक होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तब था जब चर x यूज किया गया था। कौन सा चर प्रयोग किया गया था, x प्रयोग किया गया था। भाई हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें कौन सा चर प्रयोग किया गया t, हम भी उसको t के अनुसार बना लेते, उसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते बच्चे at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। बातें समझिएगा। अगर यहाँ पर चर था x, यहाँ पर था x, तो हमारा जो मानक समीकरण था x के टर्म में था, यहाँ पर है t के टर्म में, हम इसको किसके टर्म में बना दिया t के। चल तो बदले जा सकते हैं ना बच्चे। अब देखिएगा ये है t स्क्वायर, ये है t स्क्वायर, यहाँ पर t स्क्वायर के साथ क्या है a, यहाँ पर t स्क्वायर के साथ क्या है 5, तो a बराबर क्या है बच्चों कितना होगा 5, a इज इक्वल टू 5। ऐसे यहाँ पर t के साथ क्या है, यहाँ पर t के साथ 2, तो b बराबर क्या है बच्चों 2, b बराबर 2, जबकि c बराबर कितना होगा, सबको क्लियर होगा 1। बातें क्लियर है ना। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने समझा और a b c के मान कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोगों ने समझा। बातें क्लियर होती है।
आज हम एक्सरसाइज को नहीं टच कर रहे हैं, आज हम पूरे द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। द्विघात समीकरण होता क्या है, इसे लिखते कैसे है, इसमें चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके और जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। तो पहले बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण हम लोग कितने विधियों से हल करेंगे, दो विधि। पहला विधि होगा गुणनखंड विधि। पहली कौन सी विधि होगी, गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी विधि होगी, दूसरी विधि होगी सूत्र विधि। तो चलिए एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करें, आप इस तरीके के और भी द्विघात समीकरण लिखिएगा, वहां से ए बी सी के मान अपने आप आपने क्या करता है। और प्रयास कीजिएगा सभी बच्चे जिनके पास जो भी बुक उपलब्ध है उस बुक से आपके पास एक्सरसाइज होंगे, वहां से क्वेश्चन लीजिएगा, ए बी सी के मान क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते चीजों को और क्लियर करते हैं। बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। चलिए द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, हल करने की विधि क्या होगा, मतलब पॉइंट होगा हमारा द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है ना। चलिए विधि विधान से कार्य करते हैं, देखिएगा सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या होगी, इसी पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेंगे, है ना। द्विघात समीकरण हल करने के हमारे पास दो विधि है बच्चे, दो विधि। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि। क्या बच्चे, गुणनखंड विधि है ना। दूसरी विधि क्या होगी प्यारे बच्चों, सूत्र विधि। कौन सी होगी, सूत्र, जिसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं श्रीधराचार्य। क्योंकि इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे बच्चों ने, श्रीधराचार्य जी ने किया था, ठीक है ना। इसलिए उन्हीं के नाम पर एक नाम पड़ा था श्रीधराचार्य, ठीक है ना। विधि की बातें तो दो विधि हम लोग पढ़े, कौन से, एक गुणनखंड विधि, दूसरी सूत्र विधि। सूत्र विधि को ही हम लोग श्रीधराचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए सूत्र को हम एक बार लिख भी देते हैं, आपसे पूछते हैं। अगर दिया गया समीकरण, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड को हम एक एक मेथड एक्सप्लेन करें, पहले सूत्र को लिख के समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर दिया गया द्विघात समीकरण, अगर दिया गया द्विघात समीकरण चर x के रूप में हो तो x बराबर, चर y के रूप में हो y बराबर, z हो तो z बराबर। जैसे अगर हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप जो था वो ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब इसका जो सूत्र बनेगा प्यारे बच्चों वह बनेगा x इक्वल टू, क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। बात क्लियर, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अगर मान लेते यही समीकरण हमारे x के फॉर्म में ना होता या x के टर्म में ना होता, जैसे मान लेते a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब इस सूत्र को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर चर कौन सा प्रयोग किया गया था, x, हमने लिखा x बराबर। अब समझिए अगर यहाँ पर चर यूज किया गया y, हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, y बराबर, फार्मूला तो वही रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, त्रुटियां
कर देते भाई, देखिए हमारे पास जो एग्जाम में या जो सॉल्व करते समय क्वेश्चन दिया रहेगा वो किसके टर्म में दिया है, वाई के टर्म में दिया है, टी के टर्म में दिया है, पी के टर्म में। मगर बच्चों को तो एक ही फार्मूला रहता होता है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस 4s अपॉन 2a। तो जब अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास समीकरण हल क्या करना हो, हम लोग यहाँ पर x नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, y लिखेंगे। मान लेते हैं इस समीकरण में हमारे पास y की जगह t लिखा हो, हम लोग यहाँ t लिखेंगे। अगर यहाँ p लिखा हो जैसा दे रहे हम लोग वैसा बात है। जबकि फार्मूला हमारा ये देखिए बराबर की जो इधर वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों नहीं। और हमारा हर बच्चा जानता है ए बी सी के मान कैसे निकलते हैं। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ही बताया कि दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मान रूप से तुलना करने पर हमें ए बी और सी के मान प्राप्त होते हैं। अगर वह मान प्राप्त हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो हम लोग इस सूत्र पे रख देंगे और हल करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी चल रहेगा उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिएगा दो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करते हैं। हल करने के बाद जानते हैं कौन सा मेथड हमारे लिए सुपर रहेगा, सुटेबल रहेगा, कौन सा मेथड हमारे लिए आसान होगा, जिससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेथड दोनों है, किस मेथड से क्वेश्चन आसानी से बनता ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बात करते हैं एक एक विधि की। ठीक है ना, चलिए आगे इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आप आगे बढ़े। एक एक विधि से क्वेश्चन को हल करके सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, चलिए इसको हटा देते हैं, ओनली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसा है एग्जांपल ये 6 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणनखंड विधि का जो नियम होता है पहले बच्चों, एक लाइन बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी, समझिएगा। पूरे द्विघात समीकरण इसी के देखिए जो घूमेगा, देखिएगा ये कौन सा पद होता है प्यारे बच्चों, प्रथम पद होता है ना। इसको प्रथम पद, इसको मध्य पद, इसको अंतिम पद या अचर पद। वैसे हम लोग अचर पद कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अंतिम पद या अचर पद। अचर पद कहेंगे इसको क्या कहेंगे, पहले में प्रथम पद, मध्य में है तो मध्य पद, इसको अंत में अंतिम पद भी कह सकते हैं, या अचर पद को होते ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा अब देखो यहाँ पर ये क्या है प्यारे बच्चों, मध्य पद। ये क्या है, अचर पद है। मध्य पद का गुणांक कितना है बच्चे, 5 है। क्या है, 5। और अचर पद में कितना है, 6। बातें क्लियर। मध्य पद का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, कितना है बच्चे, 5 है। और अचर पद कितना है, 6। बातें क्लियर हो गई। अब समझिएगा नियम क्या कहता है, नियम कहता है बच्चे मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर अचर पद आए और जोड़े या घटाने पर ये आए। जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आए, जबकि गुणा करने पर अचर पद। बात क्लियर हो गई, बात पे समझ में आए क्या कह रहे हैं। मध्य पद में जो भी संख्या उसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर अचर पद आए, जोड़ने या घटाने पर क्या है, मध्य पद है। अब समझिएगा, जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3, 2 + 3। पास है 2 3 जोड़ो तो क्या होने वाला बच्चे, 5। अगर इसी को पूरा कर दो 2 × 3 कितना होने वाला, 6। हमने कहा भी ये था कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, जबकि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अचर पद आना चाहिए। अब देखो अगर 2 3 करेंगे बच्चों तो 6 आएगा और 2 3 आने वाला है 5। बात क्लियर हो रही है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं समझते हैं क्या होने वाला है।